हिमाचल के संजौली में मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी खुद अवैध हिस्सा हटा रही है। मस्जिद के ऊपरी हिस्से को ये देखिए किस तरह से गिराया जा रहा है। कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का दरअसल निर्देश दिया था, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से को खुद मस्जिद कमेटी ही हटवा रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं संजौली मस्जिद का जो अवैध निर्माण था, जो ऊपरी हिस्सा था, उसे हटाया जा रहा है। बीते दिनों संजौली में बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर खूब विवाद हुआ था। हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा था। ये पूरा मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद की तीसरी मंजिल को हटाने का फैसला सुनाया। इसके बाद आज वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की 3 मंजिल को तोड़ने की मंजूरी दे दी है। कमिश्नर एमसी शिमला लंदन कोर्ट के ऑर्डर हुए थे 3 मंजिल गिराने के लिए, तो उसमें 3 मंजिल ऊपर की गिराने के लिए, तो उसमें इन्होंने जो है प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा था कि भाई हमारे को इसको हटाने की परमिशन दी जाए। इनको शनिवार को एनओसी दे दी गई थी, तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि इसी साल 30 अगस्त को मस्जिद के आसपास के इलाके में एक व्यापारी पर हमला हुआ था। इस दौरान लोगों ने मस्जिद को गिराने की मांग की थी। इसके बाद 5 सितंबर को मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। इस मामले पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट में अब संदिग्धों की तलाश शुरू हो गई है। ये तलाश सीसीटीवी के आधार पर चल रही है। दिल्ली के रोहिणी धमाके में आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। सफेद टी शर्ट में एक शख्स दिखा। ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर तक वो रुका रहा। अब सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज है। पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह के साथ साथ आसपास की मार्केट से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विस्फोटक को एक पॉलिथीन बैग में लपेटकर करीब 1 फीट गड्ढे में रखा गया और उसे कूड़े से ढक दिया गया। ब्लास्ट मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी सफेद पाउडर का जिक्र है और ये भी बताया गया कि धमाके से दीवार को कितना नुकसान पहुंचा। पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उस शख्स से भी पूछताछ की है जिसने धमाके के बाद पुलिस को कॉल की थी। अभी तक की जांच में पता चला कि ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया, लेकिन धमाके का मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। शक है कि अमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर बॉम्ब बनाया गया। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए पुणे से सीआरपीएफ की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची हुई है। जांच एजेंसियां धमाके के पीछे कई एंगल की तफ्तीश कर रही हैं। अभी तक की जांच में ये बात भले ही सामने आई हो कि धमाका किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे कई संदेश छिपे हो सकते हैं। जांच एजेंसीज अभी इसी संदेश को डिकोड करने में लगी हैं। रोहिणी ब्लास्ट की कई एंगल से हो रही जांच और जांच एजेंसीज को शक है कि ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है या फिर ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी लिंक हो सकता है। त्योहार का सीजन होने की वजह से शक पाकिस्तानी टेरर एंगल का भी है। सीआरपीएफ ने पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किए हैं, लिहाजा शक है कि ब्लास्ट के पीछे उनका हाथ हो सकता है। ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस लीग इंडिया के नाम से एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें खालिस्तानी आतंकी संगठन के नाम पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई। वहीं दिल्ली में फेस्टिव सीजन को देखते हुए खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया था। ऐसे में शक है कि कहीं ब्लास्ट के पीछे किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन का काम तो नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसीज इन तमाम एंगल्स की गंभीरता से जांच में जुटी है। और धमाके वाली जगह से हमारे संवाददाता पुनीश शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया, खंगाला है। पुलिस को सीसीटीवी में 3 संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। एक संदिग्ध सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो शनिवार की रात को काफी देर तक इस स्पॉट पर लगा था। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग एक पॉलिथीन में जो विस्फोटक था उसको रखा गया था, गड्ढा खोदा गया आधे से 1 फीट का और उसके बाद उस गड्ढे में वो विस्फोटक रखा गया और उसके बाद उसको कूड़े से ढक दिया गया था। और अगले दिन
दिन सुबह यह ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी, काफी ज्यादा धुआं उठा था, काफी दूर तक वो धुआं देखा गया था और आसपास की जो बिल्डिंग थी उसके कांच टूट गए थे, कारों के शीशे भी टूट गए थे। फिलहाल पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है, जिसमें खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तानी एंगल, इसके अलावा नक्सलों के साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संदिग्ध 3 नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, उनको लेकर के पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। और अब इसी मामले से जुड़ी एक कॉल का ऑडियो हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाने जा रहे हैं। पीसीआर कॉल का ये ऑडियो है। दरअसल जिस शख्स ने इस धमाके के बारे में जानकारी दी, उसका ऑडियो अब आप सुनने जा रहे हैं। कॉलर ने दी थी धमाके की पूरी जानकारी पीसीआर को कॉल करके। सुनिए उस वक्त क्या कहा गया। नमस्कार, हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सी स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, पर जल्दी। सीआरपीएफ स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की करहल सीट से इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीड़ित परिवार के लोग हुए। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था, उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में, उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं। ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में हो रही है। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से
न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रहेगा दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, करहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, समर्थन आपका ही कर रहे हैं। अब जी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए सीटों पर। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। बीवाई चंद्रचूड़ को लेकर कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। अध्यक्ष जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, क्या कारण है? सच्चाई आप भी जानते हो। जिस सरकार ने BLO हटाए हों, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करेल में डिप्टी CM आए हुए थे, वहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी CM के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। एक बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई बार रोजगार के मेले, विकास के मेले जो है दिखाई, क्या लगेगा? अब सरकार पे उतना समय नहीं है जितना समय था उन पर। जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है, जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। DAP खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है। ये पराली वाला बड़ा सवाल है। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। एक सवाल है, अभी इलेक्शन के दौरान भी आपने EVM को लेकर सवाल करे कि आप एलन मस्क ने भी EVM पे सवाल करेंगे, इवन अमेरिका में भी जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज़्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो ATM से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और AI आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहाँ कहता है कि अगर EVM इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश EVM के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। क्या 2027 में EVM क्या रहेगा क्या?
ये विषय अभी का नहीं है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूं, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है। साहब ने एक बयान दिया ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप किस तरह देते हैं? हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। केंद्र की सरकार पार्टी तकनीकी की बात करते हैं और एक बम की एक सूचना आ जाती है, हवाई जहाज वापस करा लिए जाते हैं और हम विदेशों में ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मेरे पत्रकार साथी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा में आरडीएक्स आ गया है और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा है वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूँ। अब ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अमेरिका भी वही बात कह रहा है और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पे स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। आप बेहतर समझते हैं किन बातों को मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हार मिली है उसका बदला अगर ले सकते हैं तो करहल जीत कर ले सकते हैं ये, और मिल्कीपुर फिर बदला ले लेगी बीजेपी से तब। अध्यक्ष जी, अभी प्रोफेसर साहब ने एक विवादित बयान दिया है सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों, आप भी तो उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन के बाद अखिलेश यादव ने बहराइच, हिंसा और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। और इस बीच आपको बता दें कि आज यूपी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन भरा है। यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। करहल में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। पूरी खबर आप देखिए। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो गया है। उपचुनाव को लेकर फूलपुर, मीरापुर और करहल पर खास नजर है। समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक करहल सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी ने करहल में पहले से ही हार मान ली है। ये समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती है। करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिला। समाजवादी पार्टी ने करहल, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ, कटेहरी और मंझवा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों में सीटों के तालमेल पर अब तक बात बनती नजर नहीं आ रही। यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए पूरी खबर। यूपी की सियासत में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जीत की बेहद कम संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद इन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ स्कोर सेटल करना चाह रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चुनाव न लड़ने की जानकारी दे दी है। गठबंधन ने मिली इन्हीं सीटों पर कई दशक से कांग्रेस नहीं जीत सकी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ देगी। इस फैसले और ऑफर के पीछे महाराष्ट्र चुनाव भी एक कारण है।
कांग्रेस चाहती है कि यूपी का पूरा उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़े। बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस का साथ दे। और बहराइच में बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता को आज उल्लेख करने की इजाजत नहीं मिली, यानी ये केस मेंशन नहीं हुआ। पूरी खबर देखिए। बहराइच बुलडोजर केस में नया अपडेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता को आज मेंशनिंग की इजाजत नहीं मिली। बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले बहराइच में जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ताओं को 15 दिन में कोर्ट में दस्तावेज पेश करने को कहा है, तब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि हर बुलडोजर की कार्रवाई को वो असंवैधानिक और गैर कानूनी मानते हैं। बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट ने अभी मना कर दिया है। किस तरीके से आप इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि लगातार सरकार बुलडोजर मैं हर बुलडोजर की कार्रवाई को अवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी मानता हूँ। और अब बात आतंकी हमले की। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए कर रही है। रेकी के बाद आतंकियों ने टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलियों की बौछार की थी, जिसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई। तस्वीरें गांदरबल के गगनगीर इलाके की हैं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर की मौत हुई है। पंजाब और बिहार के 6 मजदूरों की भी जान चली गई। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। सेना और पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है, यानी एनआईए भी हमले की जांच करने में जुटी है। एनआईए की टीम ने हमले वाली साइट का जायजा लिया, जरूरी साक्ष्य जुटाए। एनआईए के एक्सपर्ट्स एक एक पहलू की बारीकी से जांच में जुटे हैं। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, एमडी हरीफ और खलीम की बेरहमी से हत्या की। सुरंग में काम करने वाले मैकेनिकल अनिल शुक्ला को भी आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। शुक्ला मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आतंकी वारदात में जम्मू कश्मीर के रहने वाले शशि एब्रोल और डॉक्टर शहनवाज भी शामिल हैं। आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले गुरमीत को भी गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आतंकवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों की बदौलत 10 सालों से कश्मीर में शांति है। घुसपैठ और आतंकवाद देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। और गांदरबल में आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। जम्मू में शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद पूरा देश जो है वो गुस्से में है। तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार यहाँ पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकवाद का यहाँ पर जो पुतला है वो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जलाया जा रहा है। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो श्रीनगर में जो गांदरबल में जो कल घटना हुई है, इसका हम पुरजोर
निंदा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम अपील कर रहे हैं कि सर पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा फूंका गया है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और गांदरबल आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। और पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि घटना काफी दुखद है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि हमले के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। हादसे की इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। बाकी यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। वी शेयर देयर ग्रीफ और दिस वाज समवेयर एक्सपेक्टेड। जितनी बेहतरीन चुनाव हुआ है और जितने अच्छे तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया है, कुछ ताकतें हैं उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकती हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ आई शेयर माई ग्रीफ विद देम, और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे। और आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि की भी मौत हो गई। टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट ने उनके परिवार वालों से बात की। कब हुई आपकी आखिरी बात? जब वो गया ना दिल्ली, वहाँ पर तब तब हुई। क्या बोला, कब वापस आऊंगा? दिवाली पर आना था, दिवाली था, लड़के ने भी आना था, उसने भी आना था। ये तो पता नहीं हमें, नहीं पता चला। आप क्या लगती हैं? मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, बड़ी भाभी। क्या बात हुई आखिरी आपसे? जाने से पहले इसकी बात हुई है रुचि की, तो बात होने के बाद कहने कि मैं आकर के जब चांद देखती हूँ तो मैं उसके बाद आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद जैसे मंदिर से होके आए तो फिर कॉल हो ही नहीं पाई। कितने सालों से थे वहाँ? कब पता चला आपको? 3 साढ़े 3 के करीब पहले कह रहे थे इंजर्ड है, तो वो स्किम्स में ले गए तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3 साढ़े 3 बजे पता चल गया था। किस तरीके का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा था सर। अभी भी यकीन नहीं आ रहा। और दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। आने वाले 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। ऐसे में दिल्ली की आबोहवा लोगों को बीमार कर सकती है। दिल्ली के 12 इलाकों का AQI 300 से ज्यादा यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसमें वजीरपुर, आनंद विहार, जहांगीरपुरी, मुनका और रोहिणी जैसे इलाके शामिल हैं। आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा 359 रहा।
कि आज दिल्ली की क्या स्थिति है। धुंध की चादर ने किस तरह से अक्षरधाम को घेर लिया है वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इसलिए अक्षरधाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और जो लोग यहाँ पर रोड से जो निकल रहे हैं उनको भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि आज धुंध बहुत ज़्यादा है। और आज दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 307 पहुँच गया। बात करूँ अगर मैं विवेक विहार की तो 320। तो ये स्थिति है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की। वहीं हवा के साथ साथ पानी का प्रदूषण भी लगातार देखने को मिल रहा है। यमुना में झाग कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई दिनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नोएडा में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही बरती गई। एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घटना नोएडा के सेक्टर 36 की है, जहां यह बड़ा हादसा हो गया। मकान के शटरिंग गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। आनन फानन में घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक मजदूर को गंभीर चोट आने की वजह से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मजदूरों के साथ हुए इस हादसे की शिकायत अब तक कोतवाली में नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नोएडा के सेक्टर 36 में रतन नाम के व्यक्ति ने कुछ दिन पहले मकान खरीदा था और मकान में निर्माण का काम करवाया जा रहा था। निर्माण का कार्य 4 मजदूर संजीत सिंह, सिराज, सुव्रत हलदार और अभिनंदन कर रहे थे। अचानक मकान के शटरिंग गिरने से चारों मजदूर उसमें दबकर घायल हो गए। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि लापरवाही किसकी तरफ से बरती गई। वहीं अयोध्या में करंट लगने से 5 बंदरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के जलवानपुरा इलाके की है। घटना के बाद विद्युत निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। अयोध्या रेलवे स्टेशन मार्ग से सटे कॉलोनी जलवानपुरा में सुबह 5 बंदर करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कंटीले तार की बाउंड्री में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते तार में बिजली का करंट उतरा। लोगों का आरोप है कि तार को सही से मेंटेन नहीं किया गया, जिसके कारण कंटीले तार में करंट आ जाता है। इसकी चपेट में इंसान भी आ सकते हैं। दरअसल श्रीराम अस्पताल से रेलवे स्टेशन मार्ग पर श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या रहती है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में करंट फैलने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और वन निगम के कर्मचारी भी पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर कंटीले तार में करंट कैसे फैली। साथ ही बिजली विभाग की तरफ से अब उन जगहों की पहचान की जा रही है जहां कंटीले तार लगाए गए हैं, जहां ऐसी घटना की संभावना है। बिजली विभाग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तार कहां कटा है? और अब खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक ने दीपावली से पहले 15 कर्मचारियों को कार गिफ्ट दी है। आप देखिए पूरी खबर। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फार्मा कंपनी ने अपने स्टार परफॉर्मर को 13 टाटा पंच और 2 मारुति ग्रैंड विटारा कुल 15 कारें गिफ्ट की। कंपनी के मालिक एम के भाटिया ने 15 कर्मचारियों को नई कारें गिफ्ट की। भाटिया ने अपने कर्मचारियों के लगन और कड़ी मेहनत की भी प्रशंसा की। ग्रुप ऑफ कंपनी का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। साथ में शाइन प्रो भी हमारी कंपनी है, एक जूबिका इंडिया हमारी कंपनी। हाँ, मेडिसिन से हमारा काम शुरू हुआ था। अभी मल्टीपल सेगमेंट्स में हम लोग ये सर पिछले 2 साल पहले हमने 1-2 गाड़ी दी थी। उसके बाद लास्ट ईयर 12 कार हमने करी। इस बार हम 15 कार्स कर रहे हैं और विश तो है कि अगली बार इससे भी ज्यादा हम आंकड़ा मतलब तय करें और 50 गाड़ी अगली साल बांटे हम। वहीं कार मिलने के बाद कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। सर घर वालों का भी एक मतलब अनएक्सप्लेन वाला रिएक्शन था। एक मतलब इतना प्राउड मोमेंट के मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई कार भी गिफ्ट में देता है। बता दें कि एम के भाटिया ने पिछले साल भी अपने कंपनी के कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की। पिछले साल दिवाली पर 12 कर्मचारियों को कारें दी गई थी। आधी रात को चीन और म्यांमार का इलाका फायरिंग की आवाज से थर्रा गया। चीन के सैनिक ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से म्यांमार के लड़ाकू विमान को जलाने की कोशिश की। सवाल यही है कि आखिर चीन के सैनिकों को गुस्सा क्यों आया। म्यांमार का लड़ाकू विमान चीन की सीमा के पास पहुंचा तो पीएलए ने उसे हवा में ही तबाह करने की कोशिश की। म्यांमार का MiG-29 जैसे ही दिखा, चीन का एंटी एयरक्राफ्ट गन गरजने लगा। चीन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई राउंड की फायरिंग की
फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि रात के अंधेरे में पूरा इलाका थर्रा गया। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के कुछ विद्रोही चीन में घुस गए। वो चीन की धरती से ही म्यांमार में हमले कर रहे हैं। इन विद्रोहियों को खत्म करने के लिए म्यांमार का MiG-29 लड़ाकू विमान बमबारी करते पहुंचा था। बताया जाता है कि म्यांमार का फाइटर प्लेन चीन के एयर स्पेस में घुस गया। इसके बाद जो कुछ हुआ इन्हीं तस्वीरों में आपके सामने है। चीन की अंधाधुंध फायरिंग से म्यांमार के पायलट डर गए। उन्होंने वक्त रहते वहां से भागना ही सही समझा और इस तरह म्यांमार का लड़ाकू विमान बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।